देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, देखो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द एसआई फॉर 4 years, ठीक है, इज रुपीज कितना है 4800, ठीक है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज रुपीज कितना है 2670। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, अगर 4 साल का एसआई 4800 है तो 1 साल का एसआई कितना होगा, बोलो कितना होगा, 1200 रुपये होगा। अगर प्रिंसिपल कुछ भी रहने दो, अगर 1 साल का एसआई अगर 1200 रुपये है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2670 है, मतलब 12 दूनी 24, 24 और 2670 में कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, है ना, 270। तो 1 साल का ऐसा अगर 1200 है तो 2 साल का और 1200, और यहाँ पे आएंगे ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर, तो यहाँ पे आएगा 270, ठीक है। अब 1200 से अगर तुम 270 हो रहे हो तो कितने के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हो रहे हो, यही निकालना है ना। तो 270 1200 का कितना परसेंट है, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 0 0 गेट कैंसिल, तो डायरेक्ट डायरेक्ट करके देखो तो 12 दूने 24, ठीक है, बाद में और कितना रहेगा 30, तो 12 दूने 24, 22 समथिंग आ रहा है, मतलब 22.5%। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े, क्लियर हो गया सबको। आज ये टॉपिक पूरा खत्म होने तक बैठना है आपको, ठीक है, आज इस टॉपिक को एंड करना है मुझे कुछ भी करके, इसलिए पूरी तैयारी के साथ पोजीशन के साथ बैठ जाइए, 1 1.5 घंटा 2 घंटा कितना भी लगने दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा देखो, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम फॉर थर्ड ईयर इज ₹2000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 year इज ₹4160। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। बताइए आंसर, बताइए जल्दी से बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 8% इस सवाल का आंसर आ जाना चाहिए, आई थिंक, मुझे देख के लग रहा है 8% है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ नहीं है इस सवाल में, देखो तीसरे साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 2000 है तो सिंपल इंटरेस्ट तीसरे साल का रहे कि दूसरे साल का रहे, हर साल तो सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट ही है ना। तो इसमें पहले से मतलब अगर मान के चलो कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 2000 है तीसरे साल का, तो पहले साल का भी 2000 ही रहा होगा, सेकंड ईयर का भी कितना रहा होगा 2000 ही रहा होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4160, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है 4000, है ना। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years कितना है 4000, और ये कितना है 4, मतलब 160 का गैप है ना, तो यहाँ पे आएगा 160। तो 160 2000 का कितना परसेंट है, तो 160 2000 का 8% है, हो गया आंसर 8%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ये सवाल आए हैं एग्जाम में इसलिए मैं ले रहा हूँ, भले आपको सिंपल लग रहा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये निकालिए, what is the difference in rupees in compound interest earned in 1 year on a sum 10,000 at 40% per annum compounded quarterly and annually। बोलिए, इस सवाल का आंसर तो याद रहना चाहिए हर बच्चे को, डायरेक्ट डायरेक्ट। बोलिए जल्दी बोलिए सब लोग, इस सवाल का आंसर आपको याद रहना चाहिए था यार। बोलिए, चलो करिए, आप ही लोग करिए, क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस 1 साल के अंदर, अगर 40% पर एनम के हिसाब से क्वार्टरली कंपाउंडिंग करे या एनुअली कंपाउंडिंग करे, बोलो। 461, बहुत ही बढ़िया, एक सिंपल सा लॉजिक है, 10% के कंसेप्ट को हम तो जब से पढ़ ही रहे हैं ना, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। आपका आंसर तो आ जाना चाहिए था ना अभी तक। देखो अगर एनुअली की बात करें तो सबको पता है कि एनुअली बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होता है पहले साल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 40%, एनुअली बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट 40% है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो वैसे भी 10,000 का 40% लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो, अब क्वार्टरली बेसिस पे जब बात क्वार्टरली की आ जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% को जो है 4 से डिवाइड करके हम कितना बोल देंगे 10%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है इसका मतलब ये 10 से कितना हो गया 11, 10 से 11 दूसरे क्वार्टर में, 10 से 11 तीसरे क्वार्टर में, 10 से 11 चौथे क्वार्टर में, इस तरह से।
ये कितने बार हो जाएगा, 10 के सामने 1 2 3 लग जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, ये 11 इंटू 11 मतलब कितना 1331 इंटू 11 हो जाएगा, बराबर है। तो 1 और 1 एज इट इज, 3 और 1 4, 3 और 3 6, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 14641 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में गैप कितना है 4641, 4641 का गैप है। अगर प्रिंसिपल 10,000 है, वैसे ही प्रिंसिपल 10,000 ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे जो है 40% है, लेकिन 40% ऑफ व्हाट, 10,000 का ही 40%, तो 10,000 का 40% कितना होता है 4,000। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 4,000 और यहाँ पे 4641 है, तो गैप कितने का आएगा 641 का, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं बरोबर तो है, क्या गलत हुआ, 641 आंसर आ रहा है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्या पूछा ना, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का 641 आएगा इस सवाल का आंसर। 416 बोला होगा मैंने ना यहाँ गलती से। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही गैप है ना, 641 इस सवाल का आंसर आएगा। सही है क्या, बोलो जल्दी। ठीक है, 641 इज द करेक्ट आंसर। 641 ही है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। A certain sum amounts to rupees 29282 in 4 years at 10% per annum when the interest is compounded annually. What is the simple interest on the same sum for the same time at the same rate? बहुत बढ़िया। देखो अभी हमने एक सवाल सॉल्व किया, ठीक है, अभी हमने एक सवाल सॉल्व किया, ठीक है, इससे पहले सॉल्व किया 10% के हिसाब से, अभी तुमको डायरेक्ट ही दिख गया कितना था। अब जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। आठ हजार, ठीक है। देखो अभी हमने इस सवाल को सॉल्व किया ना रे, अभी तो तुमने सवाल को सॉल्व किया। देखो कोई पैसा P है, ठीक है, और वो कितना हो जाता है 29282 रुपीज हो जाता है, कितने सालों में 4 सालों में, और कितने के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10% के हिसाब से। अभी हमने क्या सॉल्व किया कि अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% हो, ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल अगर 10,000 रुपए हो, है ना, तो अमाउंट कितनी बनती है 14641 बनती है, बराबर है कि नहीं। अभी तो हमने सॉल्व किया ना कि अमाउंट कितनी बनती है 14641, लेकिन यहाँ पे ये जो है 29282 हुआ है ना एक्चुअली में, तो ये हमें डायरेक्ट साफ साफ दिख रहा है कि इसका डबल हुआ है। देखो इसका डबल, ठीक है, इसका डबल हुआ है कि नहीं। देखो अगर हम इसका डबल करके देखें, देखो इसका डबल होता है 2, ठीक है, 4 का डबल 8 होता है, इस तरह से करके देखोगे तो 29282 जो है ये एक्चुअली जो हम जनरली याद करके रखते हैं उस अमाउंट का जो है डबल हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल कितना रहा होगा 20,000 रुपए रहा होगा। अगर प्रिंसिपल 20,000 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% और टाइम पीरियड 4 साल है, तो ऐसा कितना आएगा, तो ऐसा आएगा 40%, और 40% 20,000 का मतलब कितना होता है 4 दूनी 8, मतलब 8,000 इस सवाल का आंसर है। बोलो समझा क्या। आज थोड़ा सा फ्लो में ही जाना है हमें, क्योंकि हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुके हैं। उन बच्चों का कोई काम नहीं आज जो 2-3 दिन से एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे क्या वैल्यू आती है आप याद करके रखो। आपको पता है कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% होगा, ठीक है, तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल अगर हम 100 रुपए लेके चलते हैं तो हम बोलते हैं कि पहले साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो 10 रुपए, कितना मिलता है 10 रुपए मिलता है समथिंग। दूसरा साल जो आएगा उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना हो जाएगा 21 रुपए हो जाएगा, है ना। तीसरा साल 3 साल जब हो जाएंगे तब कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना होगा 133 पॉइंट जो भी है 33.1 रुपीज
वन नहीं सॉरी 33.1 रुपीज। ऐसे ही हम लोग जो है याद करके रखते हैं नहीं ये वैल्यू, तो आपके लिए बेटर होगा अगर आप ये याद करके रखोगे 10% का। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, सॉल्व करिए। Harshad invested 8,000 for 3 years at the rate of 6.25% simple interest and 5,500 plus X at 20% CI for 2 years. The total interest he got is rupees 5240. Find the value of X. हर्षद के पास 8,000 रुपए है जिसमें वो 3 साल के लिए 6.25% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और हर्षद के पास क्या है 5500 प्लस एक्स रुपीज भी है जो वो 20% के हिसाब से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है। अब दोनों के थ्रू जो मिलने वाला उसको इंटरेस्ट है वो मिल रहा है 5240, तो आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या है। बहुत ही बढ़िया सवाल, बताइए। 2 लाइन का है लेकिन लॉजिकल है। देखो इस सवाल को सॉल्व करने का क्या अप्रोच हो सकता है। हर्षद के पास 2 टाइप ऑफ मनी है, एक है 8,000 रुपए और एक है 5,500 प्लस एक्स रुपीज। तो 8,000 जो 3 साल के हिसाब से 6.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा वो आपको पता है। अब जो भी सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा आप उसको 5240 में से माइनस करोगे, तो वो जो बचा हुआ रहेगा वो सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा जो 20% के हिसाब से 2 साल के लिए मिला है। तो इस तरह से आप जो है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो हम निकाल के ट्राई करके देखते हैं वैल्यू कैसे निकलता है इस सवाल का। देखो सब लोग 3,000 इस सवाल का आंसर आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। हर्षद के पास 8,000 रुपए है, ठीक है, और साल कितने हैं 3 साल, और 3 साल में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.25। 6.25 मतलब होता है 1/16। अगर 1/16 के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए अगर हर्षद के पास पैसा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3/16। इसमें 16 की वैल्यू 8,000 गिवन है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 16 मतलब इसकी वैल्यू हो जाएंगी 2,000, है ना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2,000। एक्चुअली में टोटल इंटरेस्ट कितना है 5240। अगर मैं इसमें से 2,000 माइनस कर दूं, है ना, इसमें से अगर मैं 2,000 माइनस कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितना 3240। और 3240 क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितने के रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% के 2 इयर्स के हिसाब से। अब तुमको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स एट द रेट ऑफ 20% इज नथिंग बट 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय जो भी है 100। ये मैंने पढ़ाया था ना, इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट 44% आता है ना। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 44%, मतलब 44% की वैल्यू आपको गिवन है 3240, जिसमें आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चारों दिन 7 में से 2 गए तो ऐसे कुछ आएगा ना शायद। सही है कि कैलकुलेशन सही है क्या मेरा? 1500 है ना सर, ऐसा है, ओके 1 मिनट। अच्छा हाँ, वही तो मैं सोच रहा कि क्या गलत हुआ है यहाँ पे। ओके ओके, मेरा कैलकुलेशन ही थोड़ा सा गलत हो गया है, 1 मिनट। ठीक है, 1500 की जगह मैंने जो है गलती से वहां पे 3 का डबल जो है 2,000 लिख दिया। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन अपने आप में सही है। ठीक है ठीक है, बाकी सारे कैलकुलेशन अपने आप में सही है। ठीक है, तो देखो करता हूँ मैं, देखो ध्यान दो। आप सभी को पता है कि यहाँ पे 6 का 2 टाइम्स है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 3 दूने 1500 कैसा आएगा? 3 साल के हिसाब से 1685, ओके 1685 बरोबर है। 3 × 5 = 15, ओके 1500 रुपये, 1500 आएगा। अगर इसमें से 1500 अगर हम घटा देते हैं, ठीक है, तो 40 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे कितना आएगा 37, ठीक है 40। अब 3740 जो है
ये कितने परसेंट की वैल्यू है 44% की, तो 100% की क्या है वो निकाल ही सकते हो। ये सी आई फॉर 2 ईयर्स कैसे निकालते हैं आपको ऑलरेडी पता चुका हूँ मैं, फॉर्मूले के हिसाब से 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। देखो ऐसा नहीं कि इसी से निकलता है, आपको मैंने 3 अलग अलग मेथड बता दिए हैं निकालने के सी आई, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, जहां पे जैसा पॉसिबल लगे वैसा हमें करना है, ठीक है। तो ये 44 से डायरेक्ट कटेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 4 और 3 7 और ये 7 0 मतलब ये 11 से तो कटता ही है, और लास्ट में 40 होने के कारण 4 से भी कटता है। आई थिंक ये 44 से डायरेक्ट ही कटेगा। तो 44 का कितना टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स समथिंग आने को लग रहा है मेरे को। ये 6 टाइम आएगा क्या, नहीं 9 टाइम्स आएगा क्या, देखते हैं कितना टाइम्स आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 11 से काटूं तो ये 11 से 4 बार कटेगा, और ये 11 से कटेगा 3 बार, और 11 से कटेगा 4 बार, मतलब 340 आएगा, ठीक है। और इसको अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 8 32, 850 आएगा और 00 आएगा, इतना आएगा, है ना। मतलब सीआई का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, सीआई के ऊपर जो प्रिंसिपल था वो था 5500 प्लस एक्स, और हमको कितना मिला है 8500। तो बाय डिफॉल्ट एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 3000 रहेंगी। 3000 इस सवाल का आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी मेरे से, अदरवाइज ये सवाल जो है इतना खींचता नहीं हमारा टाइमिंग। ठीक है, सबको समझा के सवाल अभी बच्चों को क्लियर है। बहुत बढ़िया। Virat invested 57880 at 5.88% compound interest for 2 years. After 2 years, he invested all his amount at 15% simple interest for 3 years. Find his total interest. बहुत ही बड़ा सवाल है। विराट के पास 5780 रुपीज थे, जिसमें वो 5.88% के कंपाउंड इंटरेस्ट से उसने 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन 2 साल बाद क्या किया विराट ने, उसका जो भी पैसा जमा हुआ, टोटल पैसा जो भी है उसको अमाउंट बोलेंगे ना हम, उस टोटल पैसे को 15% की सिंपल इंटरेस्ट से 3 साल के लिए डाल दिया गया। तो उसको हमको बताना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना है। सवाल अच्छा है, बस छोटी मोटी गलती आप कर सकते हो, उसे अवॉइड करो। बाकी सवाल जो है पढ़ते पढ़ते समझ जाता है कि कितना है, ठीक है। यहाँ पे देख के समझ जाता है कि 15% का हिसाब से 3 साल मतलब सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट 45% हो जाएगा, है ना। और ये 5.88 क्या होता है, 5.88 होता है 1/17, मतलब पैसा जो है 17 से कितना हो रहा है 18, 17 से कितना हो रहा है 18, और ये रेशियो किसका हो रहा है, प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशियो है। और डायरेक्ट हमको समझ रहा है कि 289 का रेशियो 324 आएगा, ठीक है। 289 रेशियो कितना आएगा, 324 आएगा, इस तरह से। 3616, ओके बहुत बढ़िया, 3616 करेक्ट आंसर है सवाल का। कैसे आएंगे देखो, ये 289 का जो है आई थिंक डबल होते हुए ही दिख रहा है ऑलमोस्ट मेरे को, ठीक है। तो 289 का 5780 जो है, अगर इसका डबल है तो फिर इसका डबल कितना आएगा, 2448, 6480 रुपीज आएगा, है ना, 6480 रुपीज। अब ये जो 6480 रुपीज जो है, ये है अमाउंट जो कि सीआई के ऊपर जनरेट हुआ, और इसके ऊपर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो 6480 के ऊपर 45%, 45% मतलब कितना होता है, 9/20 होता है ना। तो 0 से 0 कैंसिल करके देखते हैं वैल्यू कितनी आएंगी, ठीक है। तो 2 से कटेगा तो 324 ही आएगा डबल से। 324 इंटू 9, 9 27, 00 और 2 18, 180, 9 36, ठीक है। कितना आ रहा है, 2916 आ रहा है, ठीक है। अब 2916 जो है, ठीक है, जो आ रहा है वो क्या है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है कितना, 2916, मतलब एक इंटरेस्ट आया 2916, ये आया सिंपल इंटरेस्ट,
ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2916, लेकिन उसने क्या बोला, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट 2916 नहीं है, इंटरेस्ट मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी, तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुई है ना, वो गैप को ढूंढना पड़ेगा। 80 तो कॉमन ही है, तो छोड़ो 80 को, 57 और 64 में गैप कितना, 3 और 4 7, मतलब 700 का गैप है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 700 है। और कंपाउंड इंटरेस्ट 700 है तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट को 700 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 29 और 7 कितना होता है, 36, और ये 16, ये है गया आपका टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, ये सवाल का आंसर। ठीक है, किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए, रिपीट कर दूंगा मैं सवालों को, सारे सवालों को नहीं, बस इस सवाल को। बोलिए, जल्दी बोलिए। कहाँ से रिपीट करना है? ठीक है, एक बार बता देता हूँ मैं, देखो क्या है एक्चुअली, मैं लिखता नहीं हूँ, बस आपको मतलब माउस से बता दूंगा। ठीक है, देखो विराट ने जो है 5780 रुपीज इन्वेस्ट किए 5.88% के हिसाब से, और वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। आप सबको पता है कि जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसी का हम रेशियो बना लेते हैं, तो वो हमने रेशियो बना लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट का 17 से 18, 17 से 18। अभी 17 से 18 क्यों लिख रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि 5.88 जो 1/17 के बराबर है। अगर ये 17 से 18, 17 से 18 है, तो प्रिंसिपल 289 अगर होगा तो अमाउंट कितना बनेगा, 324 बनेगा, लेकिन एक्चुअली में प्रिंसिपल कितना है, 5780 है। तो बाय डिफॉल्ट जो है इसका डबल है, मतलब डबल मतलब 20 गुना है, समझो डबल मतलब ही 20 गुना है। ठीक है, तो 289 का 20 टाइम्स है ये, तो मैंने 20 टाइम्स लिखा, और 20 टाइम्स लिखा तो इससे जो है अमाउंट क्रिएट हो गया, तो अमाउंट भी 20 टाइम्स हो गया, मतलब 6480। मतलब तुमने जब बैंक में 5780 रुपीज डाले तो बैंक ने तुमको 6480 रुपीज दिए, है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 करने के कारण। तो यहाँ पे तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना जनरेट हुआ, 700 रुपए। अब तुमको इसी पैसे को, मतलब 6480 रुपीज को ही इन्वेस्टेड ऑल हिज अमाउंट, अमाउंट मतलब ये उसके बाद जो जनरेट हुआ है। अब 6480 रुपीज उसका जो जनरेट हुआ, उसने पूरा पैसा लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट पे 15% के 3 साल के हिसाब से। अब तुमको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 15% इंटू 3, 15 45% होता है डायरेक्ट। और 45% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 9/20। अगर 45% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/20 होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो ये जो अमाउंट जो सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे डाला गया है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा ना। अगर ये प्रिंसिपल का काम करेगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो है सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकला, 2916। अब जब 2916 तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 700 है। तो उसने वैसे ही पूछा ना कि टोटल इंटरेस्ट क्या है, तो टोटल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट आया 3616। क्या दिक्कत है अभी, बोलो, कोई दिक्कत आप लोगों को, क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। चलो ये वाला सवाल सॉल्व करके देखते हैं। Vikas borrowed 4% per annum and lends it at 6% per annum compound interest compounded half yearly and thus gain 209 in an year। एक साल में इतना इतना गेन हुआ। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी ही बोरोड। बहुत बड़े सवाल है। विकास ने कुछ पैसा बोरो किया, उसमें से 4% के हिसाब से उसने पैसा लिया पर एनम के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जब वो किसी को उधार दे रहा था तो उसने 6% पर एनम के हिसाब से उधार दिया, लेकिन कैसे उधार दिया, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के हिसाब से उधार दिया। तो उसके कारण उसको गेन हुआ, वो भी कितने का गेन हुआ, 209 रुपए का गेन हुआ एक साल के अंदर। तो हमें बताना है कि कितना अमाउंट विकास ने बोरो किया। अब सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि विकास के पास अगर 100 रुपए होंगे तो विकास ने 4% के हिसाब से पैसा उठाया एक साल के लिए, तो बाय डिफॉल्ट 4 रुपए हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन देते समय उसने क्या किया, 6% के हिसाब से दिया, तो गड़बड़ यहाँ पे कर दी ना उसने। तो देखते हैं क्या होगा, लॉजिक लगाते हैं अपना, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रिंसिपल बाय डिफॉल्ट अपने आप में 100% रहा होगा, तो विकास ने जो है अगर 4% के हिसाब से पैसा लिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 4% ही हुआ कि नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना हुआ, 4% ही हुआ, है ना। लेकिन विकास ने इसी पैसे को, ठीक है, बाद में क्या कर दिया,
दूसरे से उधार लिया 4% पे, लेकिन सामने वालों को दे रहा है किसे 6% के हिसाब से, और वो भी कैसा, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। तो 6% के हिसाब से देना मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट इसको कैंसिल करके देखेंगे तो मेरे हिसाब से 3/2 आएगा ना, 3/50 आएगा शायद, 6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, 3/50 आएगा। 6%, सिंपल सा लॉजिक है, 6% 6/100 मतलब 3/50, मतलब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, वो भी 1 साल के अंदर। तो कितना बनेगा, 50 से 53 हो गया, है ना, 50 से कितना हो गया, 53 हो गया। अब सबको पता है कि 50 का स्क्वायर 2500 है, 2500, और 53 का स्क्वायर तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, है ना, 25 में 3 मिला 28, 2809, है ना। अब यहाँ पे गैप कितने का है, 5 और 3 8, ठीक है। तो 4% के हिसाब से पैसा लिया, और अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना, एक काम करते हैं यार, इसको मैं 100 ही रखता तो बेटर होता मेरे हिसाब से, फालतू में नहीं ऐसा किया, डबल से 4 से मल्टीप्लाई करो, छोड़ो, इसको 100 ही रखते हैं ना, ताकि परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाती है। ठीक है, 100 ही रखता हूँ मैं इसको, ठीक है, 100 ही रखता हूँ। ठीक है, 6% है ना, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, मतलब 100 से 106 हो रहा है। ठीक है, 100 से 106 हो रहा है, तो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा, सर हाफ ईयरली है तो 3%, अरे यार बराबर है, बराबर है। छोटी सी मिस्टेक हो गई, देखो एक सिंपल सा मिस्टेक हुआ मेरे से कि 6% पर एनम है ना, सॉरी 6% पर एनम है, तो अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो बाय डिफॉल्ट 3% पर हाफ ईयर के हिसाब से ये काम करेगा, सॉरी, ठीक है, ध्यान नहीं था मेरा। चलो देखते हैं, 3% मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट हो गया ना, 3/100 हो गया ना, तो 100 से 103 हो रहा है, 100 से 103 हो रहा है, तो ये 100 कितना हो जाएगा, 10,000, और ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो है ना, 10,000 से कितना हो रहा है ये, 103 का स्क्वायर 10609 हो जाएगा, तो कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 609, 609 कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन परसेंटेज में बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज वैल्यू क्या आएंगी, 609 मतलब 6.09% आएंगी मेरे हिसाब से, 6.09। 10,000 पे अगर आप 609 रुपए कमाते हो, इसका मतलब 609 रुपए ही कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो परसेंटेज में कितना आएगा, 6.09% आएगा ना। अगर 6.09% तुमने अगर फॉर एग्जांपल 100% के हिसाब से काउंट किया, तो 100% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 6.09, ठीक है। और यहाँ पे 100% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 4%, तो यहाँ पे गैप कितने का है, तो 2.09% का गैप है। इस 2.09% की वैल्यू ही सवाल में कितनी है, 209, तो 100% कैलोरी निकालना है, तो 100% कैलोरी कितने आएंगे, 20900 आएंगे, ये आएगा इस सवाल का आंसर। समझा क्या, थोड़ा सा गलती हुआ मेरे से और ध्यान नहीं था मेरा, ठीक है, बाकी सवाल में कुछ है नहीं ऐसा बहुत ज्यादा। किसको दिक्कत है क्या सवालों में, देखो जब परसेंटेज की बात आती है तब हमेशा प्रिंसिपल 100% ही होता है, ठीक है। मैंने 10,000 को 100% बना दिया, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट 6.09% हो गया। अरे बाबा, अरे ये 10,000 है करके 10609 आ गया ना, देखो सुन लो आप लोग, ये 10,000 है करके 10609 आ गया। अगर मैं एक जीरो काटू तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, मैं 2 जीरो काटू तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली ये अगर 100 होता तो ये 106.09 होता ना, 106.09 अगर 100 होता तो, अगर 100 के ऊपर 106.09 तो कंपाउंड इंटरेस्ट 6.09 हुआ कि नहीं,
अगर 100 को 100% माने तो इसको कितना मानना पड़ेगा, 6.09% मानना पड़ेगा। अरे यार तुम लोग कैसे नहीं समझ पाते, मेरे को ये नहीं समझता। अरे 100% कह लो, 10,000 नहीं है वो, हमने 10,000 को ऐसे लिखा है कैलकुलेशन के कारण। अरे ये कैलकुलेशन ही ऐसा है कि इसमें 10,000 है, अगर 10,000 होता तो 1,000 10,609 कंपाउंड इंटरेस्ट होता। लेकिन अगर वही 100 अगर होता तो कितना होता, 106.09, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 6.09 होता ना। अगर इसको अगर मैं 100% मान के चलो, अरे इसको 100 ये डमी वैल्यू है, इसी को कैसे आंसर मानेंगे, ये डमी वैल्यू है यार। अरे ये डमी वैल्यू है, ये 100 मिलके 10,000 हुए, ऐसा होता तो हर बार आप ऑप्शन से टिक नहीं करते। 2.09% की वैल्यू सवाल में 209 गिवन है, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप लोग, डिफरेंस गिवन है ना, डिफरेंस ही हुआ ना, ज्यादा पैसे उसको मिले बोल रहा है तो। अब देखो विकास ने क्या किया, 100% पैसा उधार लिया, 4% के हिसाब से उधार लिया, तो उसको तो डायरेक्ट 1 साल के हिसाब से देना था, तो वो 4% वापस करेगा। लेकिन जब वो दूसरे को उधार दे रहा है तो 3% के हिसाब से देने वाला है हाफ ईयरली, तो 3% के हिसाब से हाफ ईयरली उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट दिख रहा है, 6.09। तो अपना खुद पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट उसका 4% है, जबकि दूसरे को दिया तो कितना कमाया, 6.09, मतलब 2.09 का गैप क्रिएट हुआ ना, ये गैप ही तो उसका गेन है। अच्छा अच्छा, समझा मैं समझा। ठीक है समझ गया। 2.09% की वैल्यू अगर फॉर एग्जाम्पल 209 है तो 100% की वैल्यू 10,000 होनी चाहिए। क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं रहा आज। ठीक है सही है, 2.09 की परसेंट की वैल्यू अगर 209 है तो 100% की वैल्यू 10,000 होनी चाहिए, बराबर है। ठीक है ठीक है, हो गया अभी बराबर है। दिमाग काम नहीं करता कभी, चलो स्लो पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ फ्री क्लास मध्ये झालेलेच क्वेश्चन आहेत हे, ठीक आहे। पण फ्री क्लास सगळ्यांनी अटेंड नव्हता केला ना, त्याच्यामुळे आपण ह्या क्वेश्चनला रिपीट मध्ये घेतलेला आहे। कितने लोगों ने मेरे फ्री क्लासेस अटेंड किए थे, देखते तो हैं कितने लोगों ने किया था। 1 2 3 4 5 6 कंपाउंडर्स का ही ना, 9 10। ठीक है ना, 10-12 लोगों ने किया है ऑलमोस्ट, बाकी सारे लोगों के लिए तो नए हैं ना सवाल। ठीक है, वैसे भी इसका कोई रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल नहीं था हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, करो जल्दी करो। राजेश ने कुछ पैसा जो है 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 इयर्स, मतलब आप राजेश ने कुछ पैसा दिया 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, वो भी एनुअली बेसिस पे। इन दिस केस अगर इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग किया जाता तो राकेश को 440.5 रुपीज ज्यादा मिलते, तो बताइए उसने दिया कितना रुपए। बहुत ही आसान सवाल है। 32,000 आंसर टिक नहीं कर देना, अलग अलग लिखा है करके। 8,000 80,000। अच्छा आप लोग फुल प्रैक्टिस वैक्टिस करके आए होगे पुराने क्वेश्चंस की। ठीक है, इतना फास्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का, अच्छी बात है।
कोई दिक्कत नहीं, सामान घेऊन बसू नये ओके, काही हरकत नहीं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस भी करके आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपने पहले पढ़ा दिया, उसका प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं सोच रहा था कि दूसरे सवाल डालूं वगैरह, लेकिन ऑफलाइन क्लास चालू हो गए ने मेरे को लिटरली टाइम ही नहीं मिल रहा है बरोबर, और आपका बैच भी इतना गलत टाइमिंग पे है कि तब तक मैं थक ही जाता हूँ क्लासेस ले लेके। उधर का क्लास छूटता है 7 बजे, 6:30 पौने 7 बजे, फिर वहां से एकदम दौड़ के आना पड़ता है घर में, एक तो उधर नेटवर्क नहीं है, उधर समस्या ही समस्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपके क्लास का टाइमिंग चेंज करूँ क्या? ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। राजेश gave some money at the rate of 10% per annum compounded annually for 2 years। राजेश ने 2 साल के लिए 10% के हिसाब से जो है पैसा दिया, तो डायरेक्ट डायरेक्ट हमको दिख ही रहा है कि राजेश क्या कर रहा है। तो राजेश के पास जो है डायरेक्ट डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 21% हो जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट 2 साल का। आप डायरेक्ट डायरेक्ट लिखने की कोशिश आदत लगा लो, क्योंकि तुमको पता है 10% है तो कैसे चलता है ये, 10 इंटू 10/10 एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है ना, 10 + 10 + 10 इंटू 10/100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 21% है, फिलहाल के लिए 21% है। 21% क्यों निकाला सर, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं गिवन है तो परसेंटेज में रखते हैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी देर के लिए, और बाद में उसी पैसे को जो है राजेश ने अगर हाफ ईयरली बेसिस पे दिया होता तो राजेश को 440.5 रुपए ज्यादा मिलते। अब उसी पैसे को दिया होता, मतलब प्रिंसिपल सेम है, लेकिन 10% की जगह जो है अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आ गया पर हाफ ईयर। अब इतना मेरे को याद है कि 5% करना था, अच्छी बात है। 5% मतलब होता है 1/20, मतलब पैसा 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है। और ये बात कितने सालों की है, ये बात 2 सालों की है। 2 सालों की मतलब बहुत बड़ा सवाल है फिर, 20 से 21, 20 से 21 4 बार होगा प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशो। अब 4 बार क्यों होगा ये मत पूछो मुझे, समझ गया होगा सब लोगों को 4 बार क्यों होगा, है ना। हाफ ईयरली बेसिस पे तो 2 साल में 4 बार ही होगा ना। तो कितना हो जाएगा ये, 2 कितना हो जाएगा, 8, 1 2 3 4 8,000, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 21 का क्यूब तो सबको पता है, 21 का क्यूब कितना है, 9261 इंटू 21 करना है। तो 9261 इंटू 21 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा वैल्यू आएगा रे, ठीक है। 9261 का डबल कर देते पहले, तो 9261 9,000 का डबल 18,400 और बाद में 500, 18,532 होता है, देखो बरा डबल 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, ठीक है। 9261 का डबल कितना आता देखो बरा, 18,522 आता, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 16,000 रुपए, और यहाँ पे देखेंगे देखो कैसे होता है, 9261 इंटू 21 इज नथिंग बट 20 + 1, है ना। तो ये होता है 18,522, उसके सामने 0 प्लस 9261, ऐसा आएंगे 1 6 और 2 8, 2 और 2 4, 9 और 5 14 के 4 कैरी 1, तो ये आएगा 194481, इतना आएगा, बराबर है 194481। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वही है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है इन दोनों के बीच में गैप, 16 और 3 19, 34481, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आता अगर 5% के हिसाब से की जाए। कब, जब हम इसको प्रिंसिपल माने 16,000। अब प्रिंसिपल अगर 16,000 में मान के चलूं, फिलहाल के लिए 16,000 मान के चलूं, तो 21% कितना आएगा, तो 16,000 का 21% निकालो, इसका भी निकालना पड़ेगा ना, 16 का 21, 16 इंटू 21 कितना आएगा, 16 दूनी 32, 16 का 16, 336, है ना। 16,000 का 21% कितना आएगा, 3360,
33600 आएगा। ठीक है, 33600 आएगा। रुको मैं भाई यहाँ पे रुक जाता हूँ, बच्चों को समझ रहा है कि नहीं, मेरे को ये नहीं समझ रहा। चलो आपको समझा गया, बाकी सभी बच्चों को यहाँ तक समझा? पहले बताओ, मैंने 16,000 का ही था 21% क्यों निकाला, समझा आपको? 16,000 एक डमी प्रिंसिपल है, लेकिन प्रिंसिपल सेम है सबके लिए, है ना, सभी केसेस में, इसलिए हमने उसी का वैल्यू निकाला 21% का। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? तुम तो एक हाँ बोलने में भी इतने आलसी है ना, मजाक नहीं। कुछ कुछ तो सिर्फ वहां पे पिक्चर देखने आते हैं डेली, रोज रोज बोलता हूँ तभी बिल्कुल कुछ है ही नहीं उनको। ठीक है, 3,300 क्या है, तो इतना इतना पैसा आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है, तो आपको क्या बोला गया है, राजेश ने कुछ पैसा दिया, वो कुछ पैसे को मैं 16,000 मानता हूँ फिलहाल के लिए। राजेश ने कुछ पैसा दिया, कितने के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% से, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अगर राजेश ने फॉर एग्जांपल 16,000 रुपए दिए होंगे, तो उसको 2 साल के हिसाब से 21% कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 33600 देना पड़ेगा। लेकिन अगर राजेश ने वही पैसा फॉर एग्जाम्पल हाफ ईयरली बेसिस पे दिया होता, तो राजेश को कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता 34,481 रुपए देना पड़ता, बराबर है। तो इस तरह से राजेश ने अगर ईयरली एनुअली बेसिस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, एनुअली बेसिस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, एनुअली बेसिस पे, ठीक है, वो कितना देना पड़ा, 33600। अगर वहीं पे अगर वो फॉर एग्जांपल हाफ ईयरली बेसिस पे देता, तो उसको देना पड़ता 34481। तो कितने का गैप क्रिएट हुआ, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का क्रिएट हुआ, देखो 3 को फेंक दो, 3600 और 3400 में गैप देखो कितना है, 3600, 400, 400, 800 समथिंग कुछ तो भी आ रहा है, 881 आ रहा है मेरे हिसाब से, 881 बहुत बढ़िया। तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, कम, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना है, 881 है। अगर 881 अगर ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो ये डिफरेंस एक्चुअली में कितना है, ये एक्चुअली में है 440.5 रुपीज। अगर 881 की वैल्यू 440.5 है, तो एक्चुअली में इसका आधा हो रहा है। अगर इसका आधा हो गया, तो बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल का भी आधा होना चाहिए आंसर। तो प्रिंसिपल का आधा कौन है, 80,000, है ना, प्रिंसिपल का भी आधा होना चाहिए आंसर। तो 16,000 का आधा कितना होता है, 16,000 की 1,60,000 है, 1,60,000 है ना ये, ठीक है। तो इसका आंसर आधा होता है 80,000। लास्ट वाला एक बार बताओ। अरे बाबा, तुमने प्रिंसिपल को अगर 1,60,000 मान लिया इस कंसेप्ट के हिसाब से, तो 1,60,000 रुपए के ऊपर 21% का तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट पहले देना है ना, जो एनुअल बेसिस पे है, तो वो देना है 33600। वहीं पे अगर तुम इसे हाफ ईयरली बेसिस पे देना चाहते हो, तो फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा 34481। अब तुमने अगर फॉर एग्जांपल एनुअल बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होता, तो 36600 देना पड़ता। वहीं पे अगर हाफ ईयरली बेसिस पे दिया होता, तो इतना देना पड़ता, मतलब हाफ ईयरली में ज्यादा देना पड़ेगा ना। तो कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, 881 ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, 440 ज्यादा देना पड़ रहा है। तो 881 की वैल्यू ही 440 हो गई, जो भी है इसका आधा हो रहा है, 881 का आधा 440 है, तो बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल भी आधा ही रहेगा ना। 21% निकालने के बाद ही तो बताया मैडम। समझ गया सच में कि मिटा के बता दूं पूरा एक बार डबल? ठीक है, आगे बढ़ते फिर। सच में समझा ये हमारी रिप्लाई था आपका, सच में समझा। चलो इसको भी सच में समझो फिर। The ratio of difference of simple interest and compound interest for 2 year and 3 year is 9/28। बहुत बढ़िया। Find the rate of interest। अगर SI और CI का डिफरेंस 2 साल के लिए और SI और CI का डिफरेंस 3 साल के लिए, इनका रेशियो अगर 28 है, 9/28 है, तो आपको ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, छोटा सा लेकिन बहुत ही जबरदस्त सवाल। मैं पहले आपको कंसेप्चुअली क्लियर करता हूँ। देखो इस सवाल में, देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। पहली बात तो आप ये समझ लो
कि डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर 2 इयर्स, ठीक है, एंड फॉर 3 इयर्स। पहले हम ये लिख लेते हैं होता कैसा है। देखो 2 साल के बीच में जो डिफरेंस होता है सी आई एस आई का, वो होता है सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू होता है पी आर बाय 100 इसका स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और 3 साल का होता है सी आई माइनस एस आई का पी आर बटे 100 का स्क्वायर और 3 प्लस आर बटे 100। ये डायरेक्ट इनके फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट रट लेने हैं अगर सॉल्व करना है इस तरह से। तो फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो फॉर्मूले रटना है, लेकिन मैंने तो आपको बोला था कि फॉर्मूले रटने की जरूरत ही नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो फिर वो वादा मैं पूरा करूंगा आपका। बिना फॉर्मूले के भी आंसर निकल के बताऊंगा और फॉर्मूले के थ्रू भी आंसर निकल के बताऊंगा, ठीक है। तो 2 साल का और 3 साल का जो सी आई का डिफरेंस है किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर जो भी रहा होगा, वो डिफरेंस कितना है 9/28 है। अब 9/28 है, लेकिन आप देखो जब इन दोनों का रेशियो लोगे तो भाई ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू वैसे भी कटने वाली है ना, बस बचेगा क्या ये वाला। तो हम बोलेंगे कि सी आई माइनस एस आई, ठीक है, फॉर 2 इयर्स और सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस फॉर 3 इयर्स, ये अल्टीमेटली है कितना, ये है 1/3 प्लस आर बटे 100, है ना, 1/3 प्लस आर बटे 100, जो कि एक्चुअल में कितना है 9/28 है। बोलो ये तुमको समझा के बता, मैंने क्या लिखा तुमको समझा क्या? ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। अब मैं सॉल्व करके दूं तो देखो इस सवाल का आंसर डायरेक्ट 28 इधर आ जाएगा, 28 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये कितना रे, ये 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा 300 प्लस आर बाय, ऐसा आएगा 300 प्लस आर बटे 100, और ये आ जाएगा 9 से मल्टीप्लीकेशन, 9 त्रिक 27 मतलब ये 2800 हो जाएगा, 9 त्रिक 2700 हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा आर 9 आर हो जाएगा। इस हिसाब से जो है आर की वैल्यू हो जाएंगी 100/9, और आप सभी को पता है कि 100/9 होता है कितना 11.11%। इस सवाल का आंसर समझा क्या बच्चों? बोलो जल्दी। समझा कि नहीं रे बाबा, जल्दी कुछ बोलो। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान दो। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, सी आई माइनस एस आई फॉर 2 इयर्स एंड सी आई माइनस एस आई फॉर 3 इयर्स, ठीक है ना। इनका गैप कितना है 9/28 का। एक लॉजिक लगाओ, मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रिंसिपल P है तो 1 साल की 1 लाइन, 2 साल की 2 लाइन, है ना, ऐसा पढ़ाया है। मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली क्या है सी आई माइनस एस आई है फॉर 2 इयर्स, है ना, ऐसे ही है ना। और अगर मैं यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा में और लाइन बढ़ा दूं, ठीक है, तो आप सबको यहाँ पे इतना समझ में आ ही जाता है कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, देखो मेरी बात सुनो अच्छे से। देखो बेटा, अगर ये वाली लाइन अगर 9 है, मेरी बात सुनो, आप डायरेक्ट सवाल का आंसर निकाल सकते हो। अगर ये वाली लाइन 9 है तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन तीनों लाइन का एडिशन कितना आना चाहिए 28 आना चाहिए। तो आपको ये पता है, अगर आप ऐसा ऐसा रेट ऑफ लेते तो आपको पता है कि 9 का 2 गुना यहाँ पे आता, तो 9 दूनी 18 हो गया, और 18 9 कितना हो गया 27, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेकर आएगा। समझा क्या? बताओ, सच में बताओ, समझा क्या? हाँ, अगर 9 से कोई चीज अगर 1 हो गई है ना, अगर कोई चीज 9 से 1 हो गई है, ठीक है, अगर कोई चीज 9 से 1 हो गई है तो कैसे हुई? 9 से कोई चीज 1 होने में क्या लगता है? तो कोई चीज 9 से 1 होने के लिए 1/9 का मल्टीपल लगता है, और 1/9 मतलब ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि कितना है 11.11%। हो गया सवाल खत्म। इतना आसान सवाल था। जिसने पहले दिन से पूरे क्लास किए उसको सब अक्कल है, जिसने नहीं किया उसको नहीं समझा।
37 लोग दिख रहे हैं, 44 लोग ज्वाइन हुए थे। आते क्यों पढ़ने समझ में नहीं आता मेरे को। इसमें भी मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ तो हार्डली 2-3 लोगों को ही प्रॉब्लम है कि सर वीडियो अपलोड नहीं हुआ। बाकी लोग तो बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है, क्लास हो नहीं रहा, हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। उनको तो ये भी नहीं पता हो कि वीडियो डाली जा रही है कि नहीं जा रही है, उनको तो ऐसा लग रहा है सब चंगा सी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा लेट है यार ऑनलाइन में, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है क्या मेरा आवाज। ठीक है, करो जल्दी जल्दी करो। तन्मय ने जो है कैलकुलेट किया, तन्मय कैलकुलेटेड द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI as ₹488 if the rate of interest is 10% and the time is 1.5 years compounded half yearly. Find the sum. बोलिए। तन्मय ने जो है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1.5 इयर्स के लिए हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के हिसाब से ये कैलकुलेट कर लिया कि SICI का डिफरेंस आता है ₹488। तो सम क्या है? बहुत ही आसान सवाल है ये, इससे आसान हो ही क्या सकता है। देखो 1.5 इयर्स है और उसमें भी हाफ ईयरली, तो 3 साइकिल बनेंगे। तो पहले साल का पहले हाफ ईयर का साइकिल बनेगा, फिर 2 ये 1 साल हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आएंगे 1.5 इयर्स, है ना। ऐसे 3 आएंगे, है ना। तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन तीनों को हम बोलते हैं क्या? CI माइनस SI का डिफरेंस। और ये है कितना एक्चुअली में? ₹488 गिवन है। इसको तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते कैसा आता, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बता सकते हैं ना हमको कैसे आता। अब देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई 10%, लेकिन वो हो जाएगा कितना? 5% हाफ ईयरली के हिसाब से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% तो 1/20 है। मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। देखो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/20 है तो देखो प्रिंसिपल, देखो यहाँ से यहाँ आने के लिए वो 1/20 का सहारा लेगा, यहाँ से यहाँ आने के लिए भी वो 1/20 करेगा, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी 1/20 करेगा। मतलब हर यहाँ पे क्या होने वाला है? प्रिंसिपल का जो भी वैल्यू आएगा वो 1/20 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसका 1/20 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसका 1/20 यहाँ पे आएगा। तो ऐसे केस में तुम यहाँ पे एक लॉजिक ढूंढो। देखो मैं ध्यान से समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप फोकस रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, चाह रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ से तुम एक लॉजिक ढूंढ सकते हो कि जो भी वैल्यू आएगी वो हर बार 20 से कटनी चाहिए, है ना। जो भी वैल्यू आएगी वो हर बार 20 से कटनी चाहिए। ऐसा कितने बार कटना चाहिए? 20 से 3 बार। तो ऐसे केस में तुम याद रखिए कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी गिवन रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R/A है, फॉर एग्जांपल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R1/A है, अगर 1 साल की बात है तो उस प्रिंसिपल को A मानो, 2 साल की बात है तो प्रिंसिपल को A² मानो, और 3 साल की बात है तो प्रिंसिपल को A³ मानो। ठीक है, ऐसा मानने से क्या होगा? ऐसा मानने से आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, ऐसा मानने से आंसर जो है पॉइंट में आने से जो है बच जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा ऐसे मानने से सवाल। तो फिर मैं प्रिंसिपल को कितना मानूं? तो मैं प्रिंसिपल को 8000 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, बाद में एडजस्ट करके चेक कर लेंगे सही जा रहे कि गलत जा रहे, लेकिन अभी तो मान ही सकते हैं। तो मैं ऐसा मान के चल दो कि प्रिंसिपल फॉर एग्जाम्पल 8000 रुपए। अभी कुछ समझ रहा है कि तुम लोगों को? जल्दी बोलो। सबको समझ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल को 8000 मानूं तो 8000 का 1/20 कितना होता है? बोलिए, 8000 का 1/20 कितना होता है?
देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। 400, बहुत बढ़िया। 8000 के 1/20 400, नीचे में लिखने की जरूरत नहीं, हमें उसका कोई काम ही नहीं है। और इसका 400 का 1/20 कितना हो जाएगा? 20। इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे 20 का डबल 40 हो जाएगा ना, 20 का डबल 60 हो गया, कितना 61 हो जाएगा, 60। और ये 1 मतलब 61 हो जाएगा। और 61 की वैल्यू सवाल में गिवन है 488 रुपीज। 61 की वैल्यू सवाल में गिवन है 488 रुपीज। 6 एक 6 कितने, 8 एक 8, 8 6 48, मतलब कितने का मल्टीपल है? 8 का मल्टीपल है। अगर यहाँ पे 8 का मल्टीपल चल रहा है तो यहाँ पे भी 8 का मल्टीपल लगाना पड़ेगा। तो 8 8 कितनी, 64। तो 64,000 इस सवाल का आंसर है। बोलो समझा गया सभी बच्चे को? सभी बच्चे को समझ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, करो। विवेक lends some money to Tushar at compound interest for 2 years and 25% per annum. He would have gained rupees 966 more if the interest was payable half yearly as it was payable annually. Find the lends. ये सवाल सेम है, स्क्रीनशॉट मारो। सेम सवाल हमने लिया था इससे पहले। ये किससे सेम है पता है? इससे सेम है, देखो। ये इस सवाल से सेम है, देखो। ये राजेश वाला सवाल है ना, राजेश वाला सवाल मैंने सवाल आपको पढ़ाया था अभी, राजेश वाला, उसी का सिमिलर सवाल है ये। इसे आप स्क्रीनशॉट मारो, आप लोग आंसर निकाल लेना। हो गया होगा तो यस बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ। सेम एज राजेश क्वेश्चन प्रीवियस, ठीक है। ये सॉल्व करो, बढ़िया सवाल है। दो तीन करो। तीनों सवाल बहुत ही बढ़िया और दमदार सवाल है, सॉल्व करो। The ratio of compound interest earned over 2 years when compounding a principal annually to the SI earned for the same principal at the same rate for the same duration is 25:24. Find the ratio of compound interest earned over 3 years when compounding the same principal annually to the SI on the for the same principal at the same rate for 3 years. ठीक है, 2 साल का CISI का डिफरेंस रेशियो गिवन है, 3 साल का CISI का रेशियो कितना आएगा ये पूछा है। चलो मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, देखो। अगर गलती से यहाँ पे रेशियो 72:79 गिवन होता सवाल में, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, ऐसा होगा तो ठीक अच्छी बात है। लेकिन हमको रेशियो किसका पूछा है? हमें रेशियो पूछा है CI:SI का। अगर रेशियो में अगर कोई ऐसा गिवन होता वैल्यू 72:79 तो ये आंसर पहले गलत होता। क्यों? क्योंकि CI कभी ऐसा ऐसे छोटा हो नहीं सकता, ये बात हमेशा याद रखिए। इसमें ऑप्शन तो उसने बरोबर ही सेट किए हैं, अगर गलती से ऐसा सेट नहीं करता तो ऑप्शन से भी कुछ चीजें एलिमिनेट कर सकते थे। इस सवाल को बहुत ही प्यार से और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो उसने क्या बोला है, 2 साल का CI और SI का जो रेशियो है वो है 25:24 और 3 साल का
CI और SI का रेशो आएगा क्या, ये सवाल है। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे तुक्का भी मारेंगे तो पहले ऑप्शन पे मारेंगे, लेकिन पहला ऑप्शन ही गलत है इस सवाल का। ठीक है, मैं सॉल्व करूं क्या, बोलो जल्दी। देखो सिंपल सा लॉजिक समझो, अगर सिंपल इंटरेस्ट 24 है, सिंपल इंटरेस्ट पूरे दरवाजे खोल देता है, आपको दिमाग अगर होगा अच्छे से तो आपको समझ में आना चाहिए कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट अगर 24 है तो पहले ये 12 और 12 रहा होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट 25 है, मतलब यहाँ पे 1 आया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/12। काम यहीं पे खत्म हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया, 1/12। अब वही प्रिंसिपल अगर मान के चलो, ठीक है, कितना भी ले लो प्रिंसिपल, क्या फर्क गिरता है, 3 साल की बात करते हैं। ठीक है, अब तुमको पता है कि इसका भी 1/12, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, उसने बोला है इसका भी 1/12 और इसका भी 1/12 लेना है, तो प्रिंसिपल कितना लेना पड़ेगा, तुम ही बताओ, प्रिंसिपल कितना लेना पड़ेगा, सर। आप लोग बताओ जल्दी। सर चलो मैं सॉल्व करता हूँ सवाल को। देखो, अब आप ही लोग बताइए मुझे कि कितना होना चाहिए, आप ही लोग बताइए मुझे कि प्रिंसिपल कितना होना चाहिए। सर शुरू से बताना है क्या, ओके। देखो सिंपल सा लॉजिक समझो कि SI, ठीक है, CI और SI का जो रेशो है, ठीक है, वो हमको गिवन है, 1 मिनट। ठीक है, CI और SI का हमें रेशो गिवन है, कितना गिवन है, 25:24। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। CI और SI का हमें रेशो निकालना है, ठीक है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। बस इतना सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इस सवाल में। देखो ध्यान से समझो, मुझे एक बात बताओ, अगर CI SI में SI 24 है 2 साल के लिए, तो तुम सभी बच्चों को पता है कि 2 साल की 2 लाइन होती है। अगर वो 24 है तो ये 12-12 रहे होंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 रहा होगा, तभी तो 12-12 24 और 1 25 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मतलब कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो आपको यही बोला है ना, देखो द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ओवर 2 years व्हेन कंपाउंडिंग प्रिंसिपल एनुअली एंड जो भी है 25:24। फाइंड द रेशियो ऑफ CI earned over 3 years when compounding the same principal annually to the SI on the and for the same principal at the same rate for 3 years। हमको 3 साल का सिंपल सा लॉजिक बताना है, तो मुझे बताओ 3 साल के लिए अगर तुम लाइन खींचना चाहोगे, ठीक है ना, तो तुम्हें यहाँ पे जो है प्रिंसिपल जो भी रहेगा उसका 1/12, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है ना उसने, तो 1/12 के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर तुम 1/12 के हिसाब से आगे बढ़ोगे तो प्रिंसिपल कितना लेना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल लेना पड़ेगा 12 से कटने वाला नंबर। तो 12 से कटने वाला नंबर क्या है, 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। 12 का क्यूब कितना है, 1728। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लेना पड़ेगा हमको 12 का क्यूब। अगर किसी बच्चे को 1728 नहीं आता तो मत डरो, 12 लिख के रख दो, कौन सा फर्क गिरेगा सवाल में, है ना। अगर तुमको 12 का क्यूब नहीं आता तो मत लिखो, 12 लिखो। अगर तुम 12 भी लिखते तो क्या फर्क गिरेगा सवाल में, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट 1/12 से कटेगा तो 144 आएगा, ये 144 और ये 144 आएगा। अगर इससे और एक बार 1/12 से कटेगा, यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 24 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो देखो ऐसे हो रहा था ना, देखो इतना पोर्शन जो है 12 24 जो भी है, ठीक है, इस कंसेप्ट पे ध्यान दो।
इन तीनों का एडिशन करोगे तो कितना आएगा देखो, 4 तिरिक 12, 4 चौक 4 तिरिक 12, 4 तिरिक 12 और 13 के 3 यानी 432। मतलब तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 432 आया। 12 दूनी 24, 36 एक 37 से यहाँ पे 37, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 432 में 37 ऐड करो, 7 और 2 9, 3 और 3 6 और ये आ जाएगा 469। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 469, 469। और ये इन दोनों का रेशो कहाँ पे है, इन दोनों का रेशो यहाँ पे है। बोलो बोलो बोलो, समझा कि नहीं? बोलो समझा कि नहीं, बोलो। देखो तुम प्रिंसिपल जो है कुछ भी कंसिडर कर लो, आंसर 432 रेशो 469 ही आएगा, क्योंकि वो रेशो है। प्रिंसिपल मैटर नहीं करता, यहाँ पे क्या ले रहे हो। रेशो जो होते हैं ना वो कभी चेंज नहीं होते, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगर वो डिपेंडेंट है तो। समझा के सबको? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। A shepherd has 2500 sheep at the start of year 2017, and the number of sheep each year decreases at the start of, okay, a shepherd has 2500 sheep at the start of year 2017, and the number of sheep each year is decreases by 10% due to death. Okay, हर साल जो है 10% sheep जो है कम होती जाएगी, ऐसा बोला गया है। और शेपर्ड के पास अभी 2017 में 2500 sheep है। At the end of each year, he used to double the number of sheep by purchasing the same number of sheep as there were within him at that time. उसके पास जितने भी sheep बचे रहेंगे, ये sheep वगैरह मरने के बाद, जब ये बीच बीच में sheep मरेंगे ना हर साल, ये मरने के बाद उसके बाद जितने भी sheep बचे रहेंगे वो उसको हमेशा डबल करता जाएगा। और ऐसा अगर वो करते ही रहे हर बार, तो आपको बताना है कि 2020 के बिगिनिंग में उसके पास कितने sheep रहेंगे। स्क्रीन नहीं दिख रहा? चलो इस सवाल को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो, एक शेफर्ड जो है, ठीक है, इस सवाल को पूरा समझने के बाद सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन ये सवाल अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, ठीक है। तो एक शेफर्ड जो है उसके पास 2500 शीप्स है एट द स्टार्ट ऑफ क्या है 2017। ठीक है, मतलब हम ये लिखेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, 2017 एक शेफर्ड्स के पास शीप्स है टोटल 2500 शीप्स। ठीक है, and the number of sheep each year decreases by 10% due to death। तो हर साल जो है sheep जो है 10% मरने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से 10% sheep जो है कम हो गई। ठीक है, and at the end of each year he used to double the number of sheep by purchasing the same number of sheep as there with him at that time। मतलब वो shepherd क्या करता है, उसके 2500 sheep है, वो क्या करता है, देखता है कि हर साल जो है 10% शिप्स मर रही है, तो 10% मरेगी तो बचेगी कितनी, 2250 बचेगी, है ना, क्योंकि इसका 10% 250 माइनस हो जाएगा, तो 2250 बचेगी। अब जितनी भी बचेगी ना उसमें वो क्या कर देता है, उतने ही शिप्स ऐड कर देता है, मतलब 2250 शिप्स जो है ऐड कर देता है इस तरह से। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ 2018 उसके पास कितनी शिप्स हो जाएंगी, उसके पास टोटल शिप्स हो जाएंगी कितनी, 4500 शिप्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो जितना मतलब शिप्स बचे हुए रहते हैं उतना ही उसे ऐड करना है। यहाँ पे लिखा भी देखो, एट द एंड ऑफ ईच ईयर he used to double the number of ships by purchasing the same number of ships as there were with him at that time। उस टाइम में उसके पास जितने भी शिप्स रहेंगे उतने ही शिप्स वो ऐड करेगा। तो अब ये दूसरा साल चालू हो गया, तो इसमें भी वही काम होगा, 10% घटेंगे, 10% मतलब 405 घटेंगे, सॉरी 400 कितना, 10% 450 घटेंगे। अगर 450 इसमें से निकल गए, अगर यहाँ से 4050 निकल गए तो 4050 समथिंग रहेंगे, है ना, 450 निकल जाएंगे तो। ठीक है, उतने ही वो क्या करेगा, ऐड करेगा 4050।
ठीक है। तो ओवरऑल इन द बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ 2019 उसके पास कितने शिप्स हो जाएंगी, 4 और 4 8100, मतलब 8100 शिप्स हो जाएंगी। दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन बरोबर? हाँ। उसके बाद में और 10% कम हो जाएंगी, तो इन द बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, 2020 उसके पास कितने शिप्स रहेंगी वही देख लेते हैं अभी। दिख रहा है ना, नीचे में लिख रहा हूं मैं? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो 10% कम हो जाएंगे, तो इसका 10% कितना होता है, 810 कम हो जाएगा। अब 8000 में से 810 कम होगा तो बचेगा कितना रे, 8100 में से 810 कम हो जाएगा तो 7290, 7290 बचेगा। और उतने ही उसको ऐड कर देने हैं, 7290, वही उसका प्रोसेस है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ शिप्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2020? तो 2020 के बिगिनिंग में इतने शिप्स है उसके पास, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसका एडिशन करो। 9 9 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, लास्ट में 8 इसके नहीं है, इसके नहीं है, दोनों में से एक आंसर है। कितना है, 14580 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या है, 14580। ठीक है, अब मेरी बात सुनो अच्छे से, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना? अब मेरी बात सारे बच्चे जो है अच्छे से सुनेंगे, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दो। अगर उस, चलो आगे के शीट पे मैं समझाता हूँ, देखो देखो, वो स्क्रीनशॉट के लिए दूंगा मैं टाइम, टेंशन मत लो, ध्यान दो। देखो इन द बिगिनिंग क्या हो रहा है, इन द बिगिनिंग उसके पास जो है 2500 शिप्स है, फिर क्या हो जाते, 10% मर जाते, फिर जो है 2250 शिप्स रहते हैं, और उसमें वो क्या करता है, 2250 शिप्स एक्स्ट्रा के ऐड करता है। मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। देखो पहले क्या हो रहा है कि उसके पास जो भी शिप्स है, जैसे मान के चलो उसके पास 2500 शिप्स है ना, तो 2500 में से 10% क्या हो गए, कम हो गए, तो इसके पास कितने हैं अभी, 2250 शिप्स है। उसमें उसने क्या किया, उतनी शिप्स ऐड किया, मतलब 100% का उसने इंक्रीमेंट किया। तो यहाँ पे उसके पास टोटल शिप्स कितने हो गए, अभी जो भी है 4500 समथिंग शिप्स हो गई। तो ये कहीं ना कहीं सक्सेसिव परसेंटेज के जैसा काम कर रहा है कि नहीं? जितने भी शिप्स रहेंगे उसमें से 10% कम हो जाएंगे और उतने ही बढ़ेंगे, मतलब 100% जो है ऐड करते जाएगा। समझ रहे हो क्या, 100% ऐड करते जाएगा। तो 10% घटेगा, 100% बढ़ेगा, तो इस तरह से -10 प्लस 100, -10 इंटू 100 बटे 100 करूंगा, तो 0 0 0 0 के कैंसिल, तो ये -10 और 100, और देखो -10 प्लस 100 90, और 90 में से -10 करोगे तो कितना, 80%। मतलब ओवरऑल वो एक्चुअली क्या कर रहा है, ओवरऑल जो है 80% का वो इंक्रीमेंट कर रहा है। उसके इसमें ओवरऑल क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 10% जो है घट रहे हैं और 100% हर बार बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, तो ओवरऑल जो है 80% का जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 80% मतलब कितना होता है, 4/5, मतलब हर बार शिफ्ट 5 से कितने होते जा रही है, 9, 5 से 9 होते जा रही है, हर बार 5 से 9 होते जा रही है। ऐसा कितने बार हुआ उसके पास, बोलो, ऐसा उसके पास कितने बार हुआ, देखते हैं प्रीवियस इसमें कितने बार हुआ। देखो ऐसा उसने एक बार किया, ऐसा उसने एक बार किया यहाँ पे, फिर 2 बार किया, और बाद में 3 बार किया, ऐसा उसने 3 बार किया। अगर ऐसा उसने 3 बार किया है, ठीक है, ठीक है, ऐसा अगर उसने 3 बार किया है, तो बाय डिफॉल्ट जो है ये हो जाएगा 125 इस टू कितना, 729 हो जाएगा, बराबर है। और 125 की वैल्यू सवाल में कितनी गिवन है, 2500, मतलब 20 गुना हो रहा है, तो इसका भी 20 गुना कर लो, 729 का 20 गुना 14580 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, शॉर्टकट में ऐसा आंसर इस सवाल का। बोलो समझा गया सभी बच्चे को? ठीक है, इस सवाल का आंसर शॉर्टकट में ऐसा है। तो ये शॉर्टकट में आंसर निकालना इतना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में गए पर इतना दिमाग तो चलता नहीं, प्रैक्टिस कर करके दिमाग आएगा। लेकिन चलो अच्छी बात है, अब हम आगे बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है इस आज का, ठीक है, सॉल्व कर लेते जल्दी से, फिर आप लोग छुट्टी ले लेना, ठीक है। आप बस सवाल पढ़ो, मैं सॉल्व करके देता, आप सवाल पढ़ो बस, आप सवाल पढ़ो, मेरी तरफ देखो, समझ जाएगा अच्छे से।
मैंने मिक्सचर एलिगेशन लिया क्या आप लोगों का? मिक्सचर एंड एलिगेशन लिया क्या आप लोगों का? ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, एक तो मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊँ आपको, अदरवाइज मैं एवरेज पढ़ाऊँ, दोनों में से कोई तो एक टॉपिक ट्राई करूंगा। ठीक है, मेरे पास जैसा समय रहेगा मैं वैसा एडजस्ट कर लूंगा। प्रोबेबिलिटी भी बीच में नहीं आ सकता मैडम, प्रोबेबिलिटी तो बहुत अलग ही टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाना पड़ता पहले, प्रोबेबिलिटी बीच में कैसे डालेंगे अभी? ठीक है, प्रोबेबिलिटी बीच में नहीं आ सकता, सॉरी। ठीक है, हाँ देखेंगे एवरेज या फिर एलिगेशन, दोनों में से एक ट्राई करूंगा मैं। चलो ट्राई करते हैं। शेखर डिपॉजिटेड अ सर्टन सम इन 3 डिफरेंट स्कीम्स X, Y and Z at the rate of 4%, 5% and 6% per annum respectively for 6 years, 2 years and 4 years respectively। ठीक है, तो शेखर ने जो है और सर्टन सम कुछ पैसा जो है 3 अलग अलग स्कीम में डिपॉजिट किया, X, Y और Z। ठीक है, और कितने के रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 4%, 5% और 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और कितने साल के लिए? 6 साल, 2 साल और 4 साल के लिए। if at the end of if at the end of time period if at the end of time period he received the amounts from all the investments in the ratio 2:5:4, then find the ratio between the money invested in XYZ। एक्चुअली ये सवाल जो है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन है ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये सवाल जो है ना सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। ठीक है, ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है। ये मैंने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि इस सवाल में गिवन नहीं है कौन सा इंटरेस्ट है। जब सवाल में ये गिवन ना हो कि किस टाइप का इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तो उस टाइम में बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाता है? सिंपल इंटरेस्ट का सवाल होता है। ठीक है, अब चलो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में डाल दिया, वो थोड़ा गलत हो गया मेरे से, लेकिन ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है। समझ रहा है कि आप लोगों को मैंने क्या बोला? जो सवाल में इंटरेस्ट किस टाइप का लिया जा रहा हो ये गिवन ही ना हो, तो बाय डिफॉल्ट वो सवाल जो है सिंपल इंटरेस्ट का होता है। वो समझ रहा है कि नहीं? इतनी सी बात तुमको सवाल में एक सवाल को रोक करने से रोक सकती है। हाँ ठीक है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड, ठीक है, 3 स्कीम है, इसमें 4% के हिसाब से 6 साल के लिए पैसा डाला गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 4 × 24% हो गया। और 2 साल के लिए 5%, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 10% हो गया, है ना। और ये कितना हो गया? 4 साल के हिसाब से कितना रे? 6%, 7 और 24% हो गया। अगर सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम बात परसेंटेज की करते हैं, तो देखो ये x का प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा, y का प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा और z में डाला हुआ प्रिंसिपल अपने आप में 100% रहा होगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट 24%, 10% और 24% आया, तो इस तरह से अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा 124%। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा? 110%, और यहाँ पे कितना आएगा? 124% आएगा, है ना। लेकिन अमाउंट का ही रेशो सवाल में गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, कितना गिवन है अमाउंट का रेशो? 2:5:4 के रेशो में गिवन है, इसलिए मैंने रेशो लिख दिया सवाल में। मेरी बात सुनो, देखो इफ एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड ही रिसीव्ड अमाउंट्स फ्रॉम ऑल द इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 2:5:4, मतलब जो पूरा इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें से उसको जो अमाउंट्स का रेशो मिलता है वो मिलता है 2:5:4। मतलब ये 2 की वैल्यू जो है इस x के लिए 124% है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, अगर 124% मतलब 124% की वैल्यू अगर 2 यूनिट है x स्कीम में, समझ रहा है कि नहीं? हाँ, अगर 124% की वैल्यू x स्कीम में 2 यूनिट के बराबर है, तो 100% की वैल्यू जिसको हम प्रिंसिपल हमेशा बोलते हैं वो कितना हो जाएगा? 2/124 इंटू 100 हो जाएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल का जो रेशो है, ठीक है, वो हो जाएगा 2/124 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए? 5/110 इंटू 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4/124 इंटू 100। यहाँ तक समझा के बताओ, रिपीट नहीं करता मैं बाद में फिर।
तुम पहले बोलते नहीं, समझा क्या बोला तो बाद में फिर रिपीट करते हो। बोलो जल्दी, समझा क्या आता? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर तुमको ये सब मिल गया है तो प्रिंसिपल दिख रहा है क्या? रेड बरोबर खून के जैसा लग रहा है वहां पे। हाँ ठीक है। प्रिंसिपल जो है वो कितना है? देखो 100 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो प्रिंसिपल का रेशो कितना है? 2/124 है ना। रेशो कितना है? 5/110 रेशो 4/124 है ना। इतना रेशो आके है। अब इस रेशो को सॉल्व करना हमारा काम है। इस रेशो को कैसे सकते? फाइंड द रेशो बिटवीन द मनी इन्वेस्टेड। मनी इन्वेस्टेड मतलब ही प्रिंसिपल XYZ में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, इस रेशो को सॉल्व करके बताओ, ऐसा बोल रहा है। तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 124 और 110 का एलसीएम क्या आएगा? तो इनका एलसीएम आ जाएगा 124 इंटू 110 आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो इसको अगर मैं 110 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 110 से मल्टीप्लाई करूं तो काम हो जाएगा। इसको 124 से मल्टीप्लाई करो तो काम हो जाएगा। इसको 110 से मल्टीप्लाई करो और इसको 110 से मल्टीप्लाई करो तो काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा? डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएंगे। समझा क्या मैं ऐसा क्यों किया? ताकि डिनोमिनेटर जो है कॉमन आ जाए। देखो डिनोमिनेटर अगर कॉमन आ गए 124 इंटू 110, 110 इंटू 124, 124 इंटू 110 मतलब सारे के सारे डिनोमिनेटर जो है कैंसिल हो जाएंगे। मतलब सॉल्व में बचेगा क्या? तो सॉल्व में बचेगा 2 इंटू 110 रेशो 5 इंटू 124 रेशो 4 इंटू 110, ये सवाल में बचेगा। अब इसमें कैंसलेशन आपको करना है। कैसे कैंसलेशन करें? ये हर नंबर जो है 2 से कटता है। लास्ट में यहाँ पे क्या है? 10 है, मतलब ये 5 से कटता है। यहाँ पे भी 5 से कटता है। ये भी नंबर 2 से कटता है। ये भी 5 से कटता है और ये भी 2 से कटता है। मतलब 2 और 5 मतलब 10 से तो हर नंबर कटेगा ही कटेगा, है ना। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो मेरे हिसाब से ये इसका देखो इसमें कैसे कटेगा। देखो ये अगर 5 से कटा तो 55 आएगा, है ना। 5 से कटा तो 55 कैसे आएगा? 5 से कटा तो 21 आएगा ना। 5 2 नहीं था, हाँ। अगर ये नंबर 5 से कटा तो 22 आएगा। ये नंबर 5 से कटा तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा और यह नंबर 5 से कटा तो यहाँ पे आएगा 22। इधर 2 से कैंसिल करूँ तो इधर 2 से कैंसिल करूंगा तो ये कितना आएगा? ऐसे कुछ तो रेशो आने के चांसेस दिख रहे हैं मेरे को। ये आ जाएगा 2 6 12, 2 2 4 मतलब 62 आएगा। और ये आ जाएगा 2 2 4 मतलब 2 आएगा। ये 2 इंटू 62 रेशो ऐसा कुछ भी दिखेगा। ये कटेगा तो 11 आएगा, ये कटेगा तो 31 आएगा और ये कटेगा तो 22 आएगा। तो रेशो आ गया 11:31:22। दिख रहा है क्या सबको? बोलो सबको समझा के सवाल? सभी को क्लियर है? ठीक है।